चीज़ें ऐसी ना जिसको आप ना नरेट नहीं कर सकते, आर्टिकुलेट करना मुश्किल है, वो पीछे ब्रेन में है, हो जाती है प्रैक्टिकली अपने आप। ग्रुप में ये था कि हमें इंडस्ट्रियलिस्ट या इंडस्ट्री कहा जाए। ओके। तो जब तक इंडस्ट्री नहीं थी तो ठेकेदार कहलाते थे। लेकिन सर जब ये होटल बनाया था किसी ने सोचा था कि ये होटल चलेगा? हैं? क्या उस टाइम लोगों के क्या राय थे? मतलब क्या पब्लिक जो थी, पब्लिक के जो फीलिंग थी कि ये कैसी इन्होंने सोची है कि बिल्कुल शहर से बाहर जाके होटल बनाया है। यहाँ एक मेरे मित्र हैं, उनके फादर थे, वो कहा करते थे, कहते शहर इधर से शुरू होगा। स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। आज इस एपिसोड के अंदर हम एक ऐसे इंसान से मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इतने प्रोफेशनल वर्टिकल में काम किया है और वो सारे वर्टिकल अपने आप में बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। चाहे आप बात करो एक्सपोर्ट की, चाहे आप बात करो एक सीमेंट फैक्ट्री की, चाहे आप बात करो हाइड्रो की, चाहे आप बात करो होटल्स की, ऑल आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। लेकिन ये सारे फंक्शंस एक इंसान ने वहां काम करके ये प्रूव किया है दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, और वो है मेरे अच्छे दोस्त गुरपिंदर सिंह जी। थैंक यू अमन, कॉलिंग मी हियर एंड फॉर दिस पॉडकास्ट। वेल सर, आई थिंक इट्स ए ग्रेट प्लेजर टू हैव यू हियर टुडे। सर ये भी सच है क्या कि जैसे पहले कि हमारे होटल्स के आज भी कुछ लॉ ऐसे हैं जो कभी 200 साल पहले लिखे गए थे, जब टैबन होते थे, सराय एक्ट जो है सराय एक्ट थे, बहुत पुराना है, वो आज भी लागू होते हैं। हाँ। तो उस सराय आपका रजिस्ट्रेशन ही सराय एक्ट के अंदर होता है। तो सराय एक्ट के अंदर मुझे जहां तक मुझे पता है कि हर होटल में कुआं होना चाहिए। हाँ, वो बाद में फिर उसको एक्सप्लेन किया गया। यहाँ हुआ है केस, आगरा में केस हुआ कैलाश के साथ। अच्छा, तो वहां कहीं खटापटी हो गई, ओके, तो उन्होंने रेड कर दी, कुआं था नहीं। अच्छा, होटल में कुआं नहीं था? कहाँ कुआं होता है? हाँ, उन्होंने बहुत कहा साहब जेपी होटल में कुआं है पीछे। नहीं, वो कुएं तो हमने वो दूसरे वाले हैं, इसके लिए हैं, रेन वाटर के लिए, रेन हार्वेस्टिंग के लिए। अच्छा, वे कुआं, लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट को नेचुरली किताब में तो लिखा हुआ वैसे ही है। हाँ, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि एक बाल्टी होनी चाहिए, बाल्टी मग्गा होना चाहिए, कुआं होना चाहिए। लेकिन वो सारी चीजें उसका आपके पास है ना सब्स्टिट्यूट। अब कुएं के लिए टैप वाटर है, हाँ ठीक है। अच्छा, बाल्टी की जरूरत नहीं क्योंकि शॉवर लगा हुआ है। अच्छा, वो सारे उसके साथ सब्स्टिट्यूट हो गए तो वो चेंज हो गए। असल में क्या था, ये जो सराय एक्ट बनाया ये ब्रिटिशर बना के गए थे। ओके। उस टाइम जो लोग ट्रैवल करते थे सराय में रुकना पड़ता था, रोड साइड पे कहीं बना हुआ है कुछ चले गए। अब सराय वाले क्या करते हो, कमरे बना दिए, बाकी कुछ है नहीं। हाँ, उस टाइम बेसिक ना साला वहाँ नहाने का पानी है, ना पीने का पानी है, कुछ है ही नहीं। तो आसपास जो गांव होता था उसके गाँव में जाता था यात्री, या उसके साथ में चेले वेले चलते थे, नौकर चलते थे, उनको बेहतर जाओ लेकर आओ, कोई धनाढ़ सेठ वगैरह है, बैलगाड़ियों पे या हॉर्स कार्ट जो उसके ऊपर चलते थे वो लोग। अच्छा, तो ब्रिटिशर ने देखा भी इसी में तो पैसा भी कमाया जा सकता है। अच्छा। इसका एक पैसा बना दो, एक पैसा लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप सराय चला सकते हो। अच्छा। और ये जब आप बोलोगे भी पैसे लेने हैं तो कुछ बताओगे ना क्या करना है। तो उसमें आ गया भी चौहद्दी होनी चाहिए, दरवाजा होना चाहिए, लॉकेबल दरवाजा होना चाहिए, जाके जानवर ना घुस जाए। अभी आप गए हो उसमें कस्बे में सामान खरीदने के लिए और पीछे में अंदर कुत्ता घुस गया था, आपके कपड़े और ये सब सामान लेके इधर उधर कर दिया उसने। मतलब वो एक्ट ब्रिटिश का कभी बना हुआ आज तक चेंज नहीं हुआ है, उसका सब्स्टिट्यूट आ गए हैं, लेकिन मतलब वो एक्ट एज इट इज है। हाँ, एज इट इज, सराय एक्ट वैसे का वैसे रखा। कमाल है। तो सर वहां पे आपने जब आप कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर थे, आप बता रहे हो कि होटल की जो लास्ट स्टेज चल रही थी कंस्ट्रक्शन की, और क्या है, व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ इट? क्या आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर मैन मैनेजमेंट एक तो होता है कि आप ऑफिस में हैं और उसमें आपके लेवल के लोग हैं, आपके ऊपर के लोग हैं, 2-4 नीचे के लोग हैं और एक पियोन है। जब आप कंस्ट्रक्शन साइड पे होते हो वहाँ लेबर भी होती है। अच्छा, जिसका आपसे अभी लेना देना है, ना पहले था ना आगे होगा। अच्छा, जस्ट अभी मिले हो, अभी मिले फॉर टाइम फेज।
उनकी अपनी प्रॉब्लम होती हैं, उन प्रॉब्लम की वजह से उनके अलग तरह के एजिटेशन होते हैं जब भी कोई दिक्कत होती है। तो परफॉर्मेंस में भी वो दिक्कत आ जाती है। परफॉर्मेंस दिक्कत आती है, उनका तो होता है भी झाड़ी मिलनी है तो जितना टाइम बैठ के काट सकें। ठीक बात है। तो उसमें क्या होता है कि इलाजन एक ऐसा काम है, इसको ये समझ लो कि गाड़ी का 5वां टायर, अच्छा, और स्कूटर का 3रा टायर। अच्छा, इसको ऐसा समझ लो। मतलब मैंने किया है उसको मैं इसी को ऐसे लेता हूँ भी जहाँ सब कुछ फंस गया, सब फेल हो गया, लाइजन वाले को भेजो, वो करेगा। मतलब आपने बोला कि गाड़ी का 5वां टायर, स्कूटर का 3रा टायर, हाँ। मतलब स्टेपनी होगी ना। हाँ, स्टेप इमरजेंसी में काम आता है। इमरजेंसी में यही काम आता है। अच्छा, इमरजेंसी में यही काम आता है। इमरजेंसी काम नहीं आता, यही काम आता है। अच्छा। तो इसलिए लाइजन वाले की थोड़ी सी पकड़ भी अच्छी रहती है। अच्छा, लोग सब जानते, हर एक को कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ उलझन होती है। तो सर आप बता रहे थे पीपल मैनेजमेंट, हाँ, क्या सीखा, मतलब व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ इट एंड हाउ डिड यू लर्न? एंड अगर आप ये बताना चाहोगे मेरे व्यूअर्स को कि दिस इज व्हाट दे कैन अप्लाई। देखो मैनेजमेंट में सिंपल सा एक थंब रूल होता है कि अगर आप में एपैथी है, दूसरे की प्रॉब्लम समझ सकते हो, एम्पैथी, इफ यू आर, आपका दिल मतलब थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो, फिर रिलेट कर सकते हो। और जब रिलेट कर सकते हो आप सोल्यूशन भी ला सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ शुरू होता है? जब हम रिलेट नहीं कर पाते। मुझे आपने कुछ कहा, मुझे बुरा लगा, अगर मैं आपसे रिलेट कर पाता हूँ तो मैं सोच सकूंगा कि ये आपने मुझे कहा क्यों, सर इसकी अपनी तुम्हारी वजह है या मेरी कोई वजह है। सर पीपल मैनेजमेंट स्किल के अंदर देखो, आपने जो बात की ना, बहुत बढ़िया बात कही है। until unless you are not connected with your employees, not only by in paper but mentally, you understand their feeling, they understand you। बिल्कुल, वो आपके लिए 2 कदम आगे चल के काम करेगा, आपको धकेलना नहीं पड़ेगा उसको ये लगेगा भाई यार ये आदमी ठीक है और जैसे कहते हैं वैसा करना है मेरे को, इसका लेट डाउन नहीं होना चाहिए। तो ये जो फीलिंग है दूसरे सामने वाले में है, तभी आती है जब आप थोड़ी सी एम्पैथी रखते हैं, कुछ उससे रिलेट कर पाते हैं, उसको लगता है। क्योंकि देखो मैं बिलीव करता हूँ कि एवरीबडी हैज़ गॉट हिज ओन ऑरा एंड इट वर्क्स। ट्रू, इट वर्क्स। आप कितने सजन हैं और कितने प्योर हैं अंदर से, ये ऑरा की जो डिस्टेंस है उसको बताता है। ठीक बात है। नहीं, आई थिंक इट्स वेरी ट्रू। until unless you are not connected with people, especially those people who work for you, you know, every day 12 13 14 hours, and if you are not mentally connected, I think आप उनको कभी भी अपने साइड नहीं रख पाओ। वो जब तक वो उतना ही करेगा जितना कि करना है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। और वो उतना ही आपको बताएगा जितना आप सुनना चाहते हो, उसके आगे जाएगा नहीं। अगर आप गलत कर रहे हो वो उतना सुना के छोड़ देगा, आगे अब आप जानो, करो गलती और पिटो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने तो बता दिया, जितना पूछा उतना ही बताया। और जब वो आपसे रिलेट कर पाएगा तो आपको 4 बात और, साहब ये करना मत, मैं बता तो रहा हूँ है तो ऐसे ही, लेकिन करना मत, इसमें ये दिक्कत आने वाली है। हाँ, क्योंकि उनको पता है भाई, मेन तो दे आर द शो स्टॉपर, बिल्कुल, दे आर द वन हु इज डूइंग दोस वर्क फिजिकली तो उनको पता है। हम तो सिर्फ ओवरलुक करते हैं। बिल्कुल। अब सुपरवाइजर है, वो बता देगा आपको आगे, अगर वो आपसे रिलेटेड है कि वो फलाना बंदा जो हरामी है वो लड़कों को जोड़ रहा है, वो दंगा कराएगा। ठीक बात। अगर वो आपके साथ ही नहीं है तो उसके नीचे जो गैंग है 20 की 25 की क्या कर रही है वो आपको बताएगा कभी नहीं। वो चुप रहेगा, आंख बंद रखेगा कि मुझे पता ही कुछ नहीं, होने दो, जिस दिन बवाल होगा तब देखा जाएगा। ठीक है सर। और क्या आपने वहाँ यू लर्न आउट ऑफ इट, होटल में काम किया, पीपल मैनेजमेंट, व्हाट एल्स डिड यू लर्न? डिड यू गेट समथिंग एल्स आउट ऑफ दैट होल फेज, जो आपने जितना टाइम भी वहाँ होटल के अंदर लगाया, कंस्ट्रक्शन फेज में? बट ऑब्वियस लाइजनिंग के अंदर बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा। कई चीजें ऐसी ना जिसको आप ना नरेट नहीं कर सकते, आर्टिकुलेट करना मुश्किल है, वो पीछे ब्रेन में है, हो जाती है प्रैक्टिकली अपने आप। लेकिन उसको कहो कि आप इसको बता पाओ तो उसके लिए भी एक अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आदमी को वो होता है ना भाई, इसका नरेशन अच्छा हो जाए, इसको ट्रेन करो। हाँ, ठीक बात है। तो सर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये 83 में जीपी में होटल में काम चल रहा था। 83 के एंड होते होते 84 के 83-84 में
ये रीवा वाला फाइनल हो गया सीमेंट प्लांट, पहली इंडस्ट्री। अच्छा, मतलब ग्रुप में ये था कि हमें इंडस्ट्रियलिस्ट या इंडस्ट्री कहा जाए। ओके। तो जब तक इंडस्ट्री नहीं थी तो ठेकेदार कहलाते थे। ओके। होटल बना तो एक तगमा लग गया होटलियर्स। ओके। इंडस्ट्री होगी तो इंडस्ट्रियल्स हो गए। हाँ। तो जेपी ये रीवा प्लांट जो है ये फाइनल हो गया था। अच्छा। तो फिर मेरे को वहाँ भेजा गया, वहाँ वो सब नए काम थे। फिर सीमेंट प्लांट जो था। हाँ, सीमेंट प्लांट में उसकी लैंड एक्विजिशन चल रही थी उस टाइम। हाँ, अच्छा, उसकी ऑर्डर्स वगैरह हो रहे थे हम्म, और इक्विपमेंट बाहर से आने थे, इंपोर्ट होने थे। हम्म। तो उनका ही वो सब कुछ चार्ट बनते थे भी कौन सा इक्विपमेंट लैंड कर गया है बॉम्बे, कब चलेगा, ट्रॉले अरेंज हो गए हैं। तो सर वहाँ भी आप लाइजनिंग का काम था वहाँ भी आपका? लाइजनिंग का काम। अच्छा, रीवा सीमेंट के अंदर। लेकिन सर वहाँ तो लाइजनिंग बिल्कुल अलग होगी अगर आप होटल की बात करें तो। बिल्कुल लगती। देन हाउ डिड यू अप्लाई? वहाँ पे जैसे गांव के जिनकी जमीन ले रही थी एजिटेशन होता है, जिसके घर की जमीन जा रही है, हाँ जी, चिल्लाती हैं, तो वहाँ उस तरह के इशू थे। हाँ ठीक बात है, वहाँ उस तरह के इशू। और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन था 24 मेगावाट का, वो सैंक्शन कराना, सैंक्शन करा के उसकी फिर लाइन खींचनी है। नीयरेस्ट जो सबस्टेशन, बड़ा सबस्टेशन होगा, वहाँ से लाइन खींचनी है। वो बड़े टावर जो पायलट से उनके ऊपर लाइन आनी थी। अच्छा, बड़े टावर जो लगते हैं वहाँ से लाइन आनी थी। हालांकि उसमें अच्छा ये होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट का काम होता है तो अड़चने कम आती हैं, लेकिन आती हैं। हाँ, काम तो अड़चन वहाँ तो भी जिसके खेत में आप खड़ा कर रहे हो वो चिल्लाएगा अगर, तो उसको उधर तो जोर चलता नहीं है, वो तो गवर्नमेंट के ऑफिसर तो करेंगे। वो आगे हमारे चाण को लगता था उसको पैसिफाई करना, समझाना कि इसको होने दो, अगर ये बन जाता है तो तुम्हारे ये जो तुम खेती से कमाते हो ना पूरे साल में, ये महीने में कमाओगे। अच्छा, उनको कन्विंस करना। छोटे मोटे काम खुल जाएंगे, इसी रोड के ऊपर आप दुकानें डालना, तुम्हारी जमीन है, कुछ भी करना है इसमें यार बनाकर। यहाँ इतने ट्रक आएंगे बाहर से, इतना मैन पावर इधर से उधर फ्लोट करेगा, सबको खाने के लिए चाहिए, हाँ ठीक बात। रहने के भी लिए चाहिए, किसी को सिगरेट चाहिए, किसी को बीड़ी चाहिए, किसी को पान चाहिए, कहाँ से आएगा वो सब? और तुम क्या समझोगे जो बैठा है तुम्हारा पान वाला ये दे पाएगा उनको? ये कितने पान बेचता है दिन में? इतने पान तो घंटे में निकलेंगे। तो इस तरह से बेसिकली उनको एजुकेट करना, फुसलाना कह लो, लाइन पे लेके आना, ये सब काम वहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सारे के सारा। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपने टेक्निक तो वही अप्लाई ना, आपका लाइजनिंग जैसे होटल में आपने लाइजनिंग की थी, वहाँ भी जितने लाइसेंस आपने लिए, बेसिक तो वही है। बेसिक तो वही है, लोगों से बात करना। और किसी को चाचा बोला, किसी को ताऊ बोला। आपने अपनी मार्केटिंग स्किल जैसे जो आपने सीखा था ना, कन्विंसिंग स्किल, कन्विंसिंग और तो फार्मास्यूटिकल वाली स्किल्स जो है वो आपको हर जगह काम उसको आप ना एक तरह से ग्रेजुएट होते जाते हो, जैसे ग्रेजुएट। पहले थोड़ा सीखा, थोड़ा और बड़ा कर लिया, फिर और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा और एक्सपेंस ज़्यादा फैल गया, वो ज़्यादा एरिया उसमें आ गया। तो सर आपने वहाँ पे रीवा सीमेंट प्लांट में कितने दिन काम किया? वहाँ 86 तक, 2 साल। 86 में 85 के एंड में हमने शुरू किया था काम रेलवे साइडिंग का सतना में, क्योंकि रीवा रेल हेड नहीं था, तो जो भी जिप्सम चाहिए या अपना फ्लाई ऐश चाहिए, कोल चाहिए, वो सारा बाहर से आना था। अच्छा, कोल फील्ड से कोला आना था, जिप्सम आना था उधर से। तो उसके लिए क्योंकि बल्क में क्वांटिटी बहुत बड़ी थी, तो रैक में ही आता था सामान सारा, 30-30, 35 उसके वैगन के रैक होते थे, उनमें आता था सामान वो। तो उसके लिए सैडिंग बहुत जरूरी थी, क्योंकि सतना की जो सैडिंग थी वो दूसरे तरह के मटेरियल के लिए थी। ओके। जैसे नॉर्मल गुड्स जाते हैं उसके लिए थी। अच्छा, उसकी वैसी सेटिंग नहीं थी। गेहूं वेहूं उतरता था वहाँ पे। अच्छा, तो वो उसमें सीमेंट नहीं उतार, आप ये सब कुछ नहीं उतारते। अच्छा, उसके बाद सीमेंट अगर जब बन गया, भेजना भी है आपने, वो भी बल्क में जाना है, वो भी ट्रेन से ही जाएगा। वो भी ट्रेन से जाएगा। ट्रक से बहुत महंगा पड़ेगा, तो ट्रक से भी सकता है, बट देन यू नीड अ फ्लीट। हाँ सही बात है, यू नीड ए फ्लीट ऑफ 100। और फिर वो भी रिलायबल ट्रांसपोर्टर होना चाहिए जो आपका काम करे, क्योंकि ट्रक में आप भेजोगे उसमें बीच में बैग चेंज हो जाते हैं, रेते के बैग सीमेंट के बैग में घुस गए और सीमेंट के बैग गायब हो गए। हाँ, पूरा सिस्टम, मार्केटिंग, पूरा कंपनी का नाम ही खराब हो जाएगा। नेचुरली आप लेके आओ घर पे 4 बोरे सीमेंट के, उसमें एक उसका रेता का निकल आया, या आधा रेता आधा सीमेंट निकल आया, तो उसमें ट्रांसपोर्ट में थेफ्ट बहुत होती है। रेल में थेफ्ट नहीं हो सकती, उसमें तो माल कम हो जाएगा, थेफ्ट नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होगा भाई रिप्लेस कर दिया, आपको क्वांटिटी पूरी दिख रही है,
अंदर दूसरा कुछ मतलब उसमें रेल में भी कम सामान कम हो जाता है। कई भाई जैसे होता है ना भी कहीं रेलवे खड़ी है किसी वजह से घंटों खड़ी है, और किसी ने आके ऊपर वो लॉक वॉक तोड़ दिया, जल्दी टूटता नहीं है। अच्छा। लिफ्टिंग करके छोड़ते हैं उसको हम। अच्छा। बकायदा उसका स्पेशल टूल होता है, उसको फंसा के घुमा देते हैं तो लोहे का उसमें नट हो जाता है, बोल्ट टाइप जाता है, वो उसमें घूम के फंस जाता है, वो खुलता नहीं आसानी से। आसानी से तो नहीं खुलता हुआ, लेकिन खोलने वाले वो जुगाड़ लेके आएंगे। तो सर रेलवे के अंदर भी सामान कम हो जाता है, आप बता रहे कि मिलावट नहीं होती लेकिन कम हो जाता है। कम हो जाता हो सकता है उसमें। तो वो कैसे होता है उसमें? वो कई बार जैसे साइडिंग में खड़ी है, साइडिंग में कहीं बीच में खड़ी है ट्रेन, ओके, और कोई शरारती, अब पिक्चरें देखिए, पुरानी पिक्चरें देखो या नई में भी अभी ये दिखाते हैं, लकड़ी के लॉक्स जो होते हैं, गार्ड ट्रेन में जा रहे हैं तो लूट ली गई सारी की सारी। तो लूट की बात नहीं कर रहा, सीमेंट लूटता नहीं है क्योंकि वो क्लोज होते हैं वैगन। हाँ, सारे वैगन क्लोज होते हैं, लेकिन उसकी जो रिपीटिंग होती है, उसको अगर आपके पास कोई औजार है उस तरह का, तो उसको आप आसानी से खोल सकते हो। वैसे आसानी से खुलता नहीं है वो इतना, लेकिन खोल सकते हो अगर आपके। आप अगर सोचो कि मैं प्लायर लेके या कुछ और पेच का घुसेड़ के खोल लूंगा, इसको टेढ़ा मेढ़ा कर लूंगा, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, स्पेशल टूल चाहिए, सॉलिड। हाँ, वो भी रेयर केस होते हैं, रेयर केस। कभी हो गया तो ट्रक में तो होना बहुत आसान है। हाँ, ट्रक में तो मिलावट भी हो सकती है। ढाबे पे खड़ा है, उसने 2 बैग मांग लिए, उसी को दे दिए उतार के। हाँ, ठीक बात है। हाँ, इतने में पता भी नहीं चलेगा। तो सर ऐसा कुछ हुआ है जब आप थे वहां पे कि? हाँ, छोटे-छोटे इंसिडेंट होते थे। अच्छा, इंसिडेंट ऐसे होते रहते थे। फिर वो जो ट्रांसपोर्टर था, उसका एक बंदा वहां रहता था, बेटा था उसका, हाँ, वो ठुकाई करता था ड्राइवर की तबीयत से, फिर हम गाड़ियां पकड़ लेते थे। अच्छा। मतलब रीवा से सतना तक में ही गड़बड़ हो जाती थी। अच्छा, वहीं की वहीं गड़बड़ हो जाती थी। बहुत दूर तो जाने की बात है। 40-45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर स्ट्रेच था। अच्छा, उस टाइम सीमेंट का एक कट्टा कितने का आता था? 80 या 82 रुपए का। उस टाइम 80-82 का था। आज तो बहुत महंगा है। आज तो बहुत महंगा, लेकिन अगर बाकी सामान का आप देखो ना, हम ये डिस्कस करते थे ऑफिस में बैठ के कि यार बाकी सामान तो जो है कहीं का कहीं पहुंच गया। हाँ, चूने का रेट वही है अभी। अच्छा, सीमेंट का रेट भी बढ़ता नहीं है, पैसे बढ़ते हैं इसमें, नोट तो बढ़ता ही नहीं कभी 1 रुपया। अच्छा, ये तो बाद में जाके अब थोड़ा सा। अच्छा, उस टाइम कंस्ट्रक्शन भी इस तरह का नहीं था, गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन बड़े कम होते थे। अब तो गवर्नमेंट का काम बहुत चलता है, बिल्डिंगें बन रही हैं, ऑफिस बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, सब स्टेशन बन रहे हैं, माइक्रोवेव टावर लग रहे हैं, पुल बन रहे हैं, रोड बन रही है। और बहुत कंजम्पशन है। अच्छा, कंजम्पशन बढ़ गई है बहुत ज्यादा। इसकी वजह से रेट बढ़े हैं, वरना वो टाइम था उसमें सालों में रेट बढ़ता था। उस टाइम सीमेंट की कंजम्पशन 35 रुपए 40 रुपए का कट्टा हमने देखा है। कितने? 35 रुपए का, 40 रुपए का कट्टा। 35-40 रुपए का एक कट्टा, बताओ। लेकिन उस टाइम आदमी की जेब में पैसे भी नहीं होते थे। 35 भी महंगा है यार। हाँ, 35 भी महंगा था उस टाइम, सही बात है। आजकल अभी तो 450, 500, 600 रुपया कट्टा है। अब तो बुरा हाल है, कई तरह का सीमेंट आ गया अब तो। हाँ, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया। उस टाइम तो लिमिटेड थे। पहले पोर्टलैंड आता था या पोजोलाना आता था, 2 सीमेंट आते थे। कौन सी होती है? पोर्टलैंड, ओके, पोजोलाना। वो डिफरेंट क्या होता है दोनों में? डिफरेंट उसमें स्ट्रेंथ की बात होती थी। एक में कोयला मिक्स होता था, फ्लाई ऐश, और एक में जिप्सम। अच्छा, एक में कोयला, एक में जिप्सम। तो स्ट्रेंथ अलग अलग होती है दोनों की? हाँ, फर्क पड़ता था, रेट भी फर्क थोड़ा सा रहता था, लेकिन जनरली पोर्टलैंड बहुत बिकता था, पोर्टलैंड ही बनाया जाता था। अच्छा, उसकी स्ट्रेंथ जैसे ज्यादा होती थी। हाँ, एक जैसे होता ना भी, मार्केट में उसका एक सेटिंग होगी, लोग लेने लग गए उसको। तो आजकल भी 2 स्ट्रेंथ की आती है सीमेंट? आजकल तो बहुत कुछ, व्हाइट वाला आता है, उसमें डिफरेंट चीजें पड़ी हुई हैं। अच्छा, रेटिव अलग हैं उसके। अच्छा, हाँ। अच्छा, आजकल तो बहुत वैरायटीज होगी। उनके पैसे भी। क्विक सेटल वाला भी आता है, आपने पानी में डाला, पड़ते ही जम जाता है वो। अच्छा, उसमें केमिकल मिलते होंगे फिर अब तो? हाँ, कुछ को लगाते हैं, लेकिन उसमें क्या चल रहा है उधर बाजार में तो उन्हीं को पता है जो कर रहे हैं। उनके प्राइस भी अलग अलग होंगे सब? प्राइस अलग महंगे हैं वो। अच्छा, वो और भी महंगे हैं। ठीक है सर, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कहाँ पहुंचे फिर आप? 86 में दखवाड़ डैम मिल गया कंपनी को। अच्छा, डैम। हाँ, तो आई वाज शिफ्टेड देयर। कहाँ पे सर, कौन सी जगह थी ये? देहरादून गए हो? हाँ, देहरादून गया हूँ। तो देहरादून से ये समझ लो, हरबरपुर देखा है? हरबरपुर है वहाँ पे। विकासनगर देखा है। विकासनगर से ऊपर रोड चढ़ती है। अच्छा, वो जाती है टेरी लखवाड़ डैम, लखवाड़ एरिया गांव था वहाँ पे। अच्छा, तो उसी के नाम से वो था।
और टीरी डैम उसी को बोलते हैं? टीरी डैम अलग है। टीरी डैम अलग है? टीरी में। टीरी में ये लखवाड़ डैम? ये लखवाड़ डैम। अच्छा अच्छा। ये रोड जाती है, ये रोड अगर आप इसको चलते जाएंगे तो वाया वो जो कौन सा फॉल है वहाँ पे मसूरी में, कैंपटी फॉल। कैंपटी फॉल से होती हुई ये रोड मसूरी चली जाती है। अच्छा। इसी रोड पे चढ़ते जाओगे तो ये आपको मसूरी ले जाएगी, और एक बाइफर्केशन होता है वो आपको यमुनोत्री ले जाएगा। अच्छा। हाँ, ऐसे वी है वहाँ पे। तो सर वहाँ पे ये डैम बनाया था? वहाँ डैम ये बना नहीं है, बीच में फंडिंग खत्म हो गई। यूपी गवर्नमेंट, मतलब यूपी था सारे का सारा, ये उत्तराखंड नहीं था। अच्छा। तो फंडिंग नहीं हो पाई उसकी, कोई और कई रीजन रहे होंगे बीच में। तो अभी भी नहीं बना, ये कंप्लीट हुआ ही नहीं? नहीं, वो भी शल भी कर दिया, एक तरह से बंद ही हो गया वो। अच्छा अच्छा। पहले लगा कि भाई साल 1.5 साल में शायद रिवाइव हो जाए, सेंटर से कहीं फंडिंग कुछ हो, कोई उनका जो पॉलिटिकल अपना ऊपर चलता रहा होगा इशू, लेकिन वो बात बनी नहीं फिर। ठीक है सर। उसके बाद फिर टीरी आ गया, टीरी में चले गए, टीरी डैम का काम शुरू हो गया। अच्छा, टीरी डैम। अच्छा, टीरी डैम जब बना, जब भी आप इन्वॉल्व थे उसके अंदर? तो सर उसमें क्या था, आपका रोल क्या था? आप लाइजनिंग ही देख रहे थे? लाइजनिंग ही थी। अच्छा। लेकिन उसमें एक उनके पास एक जो TSDC थी, टीरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो थी, उनके पास रशियन डंपर से बड़े। अच्छा। उनकी एक अलग वर्कशॉप थी, उनको हम रेंट पे लेते थे। अच्छा, रशियन कंपस थे वो? डंपर बड़े वाले डंपर। हाँ। रशियन डंपर थे। अच्छा, उनको आप रेंट पे लेते थे? हाँ। कितना रेंट था सर उस टाइम? रेंट तो ये एग्रीमेंट में था, उसमें क्लॉज थी भी, वो सप्लाई करेंगे हमें। अच्छा। जैसे होता है। तो उसकी जो वर्कशॉप थी, वो होता क्या था कि वो खराब भी बड़ी जल्दी जल्दी होते थे। अच्छा। कभी कुछ बैठ गया तो उसको सुबह वहां से 8 बजे निकालना, वो मेरी ड्यूटी होती थी। 7:30 बजे वहां पहुंचना, उनको वहां से धकेलना, सबको ड्राइवरों को पुचकार के चलो यार जल्दी करो, जल्दी पहुंचो वहां पर डंपर्स को। तो उनको फिर इंसेंटिव भी देते थे हम, भाई जितनी ज़्यादा ट्रिप लगाओगे पैसे मिलेंगे तुम्हें। अच्छा। तभी काम होता था। हाँ, तो काम तो पुश तब तक नहीं करोगे, काम होगा नहीं। कहीं ना कहीं पुश तो करना ही पड़ेगा किसी तरीके से, या तो इंसेंटिव दो या उनको कुछ और। उनका बस इंटरेस्ट अपना होना चाहिए, उनको लगे भी हाँ मैं करके कुछ कमाऊंगा इसमें से। ठीक बात ये है। तो सर वहां पे आपने मतलब कितने साल में डैम रेडी हुआ? वो डैम का रेडी का बीच में सुंदरलाल बहु का उसका एजुकेशन शुरू हुआ, डैम का काम रुक गया, फिर उसको वहाँ से हटाया गया, फिर काम शुरू हुआ। उसके बाद ये अभी ये काम मतलब काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन इसकी डैम की हो रही थी। रॉकफिल डैम है वो, पहला डैम है इस तरह का। अच्छा। जिसमें मतलब जो वैली जो है वो S शेप में है ऐसे करके। अच्छा। तो उसको पहले नीचे तक खोदना है, बिल्कुल जहाँ पे हार्ड रॉक आपको मिल जाती है, उसकी टेस्टिंग होती थी। तो जो भी उन्होंने पैरामीटर दिए होंगे, जब उस तरह की रॉक मिल गई उसके बाद उसको वापस रिफिल करना है, कॉम्पैक्शन होना है। उसमें सैंड पड़ती थी, क्ले पड़ती थी, बुल्डर। अच्छा, नीचे पहले पूरी इसकी बेसमेंट बेस बनने के। तो ये जैसे ये S बना हुआ है ना, ये वैली, तो S में ऐसे ही वो डैम बनना था। ओके। तो उसी तरह से उसकी फिलिंग होती थी, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, उसका फिर सैंपल निकाले जाते थे। अच्छा, बनाने के बाद सैंपल निकल साथ के साथ ही जैसे लेयर डल गई, उसका क्यूरिंग पीरियड निकल गया। हाँ। 2 दिन के बाद है ना, 2 दिन के बाद उसकी सैंपलिंग कर लेते, इसकी स्ट्रेंथ आई कि नहीं आई। नहीं आती तो उसको फिर खोद के दोबारा करना पड़ता था। ऐसा कभी हुआ है कि होता था बीच में कि दोबारा खोद के फिर लगाओ उसकी स्ट्रेंथ? उतना था, वो एक जो लेयर पड़ी है उसको निकाल दिया, फिर दोबारा लगा दिया। अच्छा। फिर कम्बक्शन हो गया उसका। तो ये उसके लिए सारा जो क्वेरीज दी थी गवर्नमेंट ने हमें, जहाँ से माल एक्सक्रीट करना था, करके वहाँ डालना था, तो उसे भी वो अपना जो इसका सेस जाता है माइनिंग का, उसमें भी इन्वॉल्व होना पड़ता था साथ में। अच्छा। क्वांटिटी मेजर होती थी, कितना निकाला है हमने, उसके पैसे देने होते थे गवर्नमेंट को। लेकिन उसमें वो वापस भी मिल जाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, हम तो घर लेके जाएंगे नहीं, हमारा प्रोडक्ट नहीं। हाँ, ठीक बात है। वो तो आप एक्चुअली वो गवर्नमेंट को बना के देना आपको ना। हाँ। वो तो आपने गवर्नमेंट के लिए बना था। एंड ऑफ द डे वो तो गवर्नमेंट ही उसको ऑपरेट करेगी, जितनी रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के पास ही जाएगी, राइट? तो 93 में ये होटल का लैंड फाइनल हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आप होटल दोबारा फिर होटल में आ गए। होटल कौन सा? JP आगरा? JP आगरा। अच्छा, JP आगरा के अंदर। तो 93 में मैं यहाँ आ गया। मई में थे, हाँ मई में एग्रीमेंट हुआ था, उसी दिन ही सेम डे जब एग्रीमेंट हुआ है। तो आगे यहाँ ये ज़मीन वगैरह देखी, 2 लोग आए थे, हम एक और था कुलीग मेरा दिल्ली से। अच्छा। हम 2 लोग यहीं फिर ये जो है इसका
यूपी टूरिज्म। तो सर उसके बाद आप फिर दोबारा फिर होटल में शिफ्ट हो गए, मतलब आपने जो जेपी होटल आगरा है उसके अंदर आप काफ़ी इन्वॉल्व रहे हो, बिगनिंग से आप इन्वॉल्व थे, शुरू से आप इन्वॉल्व थे। शुरू में जब लैंड ली थी, लैंड लेने के बाद जब होटल बना था तो उसमें क्या रोल था आपने, उसका कुछ बताओ, व्हाट वाज द होल जर्नी। वो भी सब यहाँ पे भी लाइसेंस था। अच्छा, लाइसेंस लेबर डिपार्टमेंट से लाइसेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन से डीएम, कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, इन्हीं की जरूरत पड़ती थी। अच्छा, लेकिन आपके लिए काफ़ी थोड़ा इजी हुआ कि मोस्टली आप लाइसेंसिंग ही करते थे डिफरेंट वर्टिकल के अंदर, क्योंकि आप पहले होटल में थे तो उसका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे काम आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल काम आता है। वो जो स्किल आप डेवलप कर लेते हैं ओवर ए पीरियड, वो हमेशा काम आती हैं। तो एक तरह से आपके सिस्टम में चला गया ना वो। तो सर यहाँ पे कितना टाइम लगा इस होटल को बनने में, स्टार्टिंग में क्या क्या दिक्कत अभी देख लो, हमने जब ये नया साल ये चेंज हुआ है सब कुछ, 1999 में इसको ओपन किया है हमने। अच्छा, 1990 93 में जमीन मिली थी, बीच में 1.5-2 साल। 83 में जमीन मिली थी। हाँ, 93 में, 93। और ओपन कब किया था? 99 में। 99 में ओपन किया। 99 में इसकी सॉफ्ट ओपनिंग हो गई थी। अच्छा, तो उसको 6 साल लग गया होटल को बनने में। हाँ, 6 साल। 6 साल के में 2-2.5 साल काम बीच में बहुत स्लो था। यह आगरा की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। यस, सबसे बड़ा होटल आगरा का जेपी होटल ही है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ा होटल है। और आई थिंक रूम की इन्वेंट्री जो है वो भी सबसे ज्यादा इसी के पास है। यस, आज भी 600 रूम है इनके पास। नहीं, 350। सॉरी, 350 रूम है, 350 रूम है। लेकिन वो तो आजकल इन्वेंट्री और भी 1-2 होटल में आ गई है। हाँ, उस टाइम तो लेकिन सबसे उस टाइम अकेला था ये, अकेला 350 रूम का होटल, बिल्कुल अकेला था, एरिया के हिसाब से भी और वैसे भी। और यही फैक्ट है, इस होटल के आने के बाद आगरा को बहुत बिजनेस मिला है। बिल्कुल, जो क्लाइंटल ही चेंज हो गई। कॉन्फ्रेंसेस कभी आगरा नहीं आती थी। अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनी का, फाइजर की कॉन्फ्रेंस हो गई, शिवखेड़ा जैसे लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की, अपना मोटिवेशनल स्पीकर जो है। हाँ जी, हाँ जी। और ये दीपक चोपड़ा, वो जो रिलीजियस गुरु है, हाँ, वो अपने, उसने भी हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 7 डेज का स्टेज था, पूरी टीम लेके, पूरे लोगों को लेके आया था बाहर से। अच्छा, वो भी फॉलोअर जो हैं, कॉन्फ्रेंस काफी हुई है। मैं तो खुद ही तो वो सेगमेंट ही नहीं था यहाँ आगरा में। पहले वो आदमी आता था, ताजमहल देखा, किला देखा, वापस। मैं तो खुद इस होटल में इन्वॉल्व था सर। मैं तो 3 साल इस होटल में काम कर चुका हूँ और मुझे पता है कि यहाँ ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई, इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस दैट यू कैनॉट बिलीव। मुझे याद अभी भी एक बार ऑलमोस्ट 10,000 आईकॉग हुआ, तुम तो है आईकॉग नहीं? हाँ, 10,000 जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस हाँ, हुई yes, थी, yes, yes. 10,000 लोग आए थे उसके अंदर, मेडिकल कॉन्फ्रेंस के अंदर। उस टाइम मैं यहीं पे था। और इसके कारण जितने छोटे छोटे होटल आसपास खुले हैं वो इसी के कारण। इकोनॉमी को उसने उठा दिया भाई। छोटे छोटे होटल, कई लोगों ने होटल बनाने शुरू कर दिए, पहले थे ही नहीं। छोटे छोटे इक्का दुक्का थे, उसका चलता नहीं था ठीक से। लेकिन सर जब ये होटल बनाया था, किसी ने सोचा था कि ये होटल चलेगा? हैं? क्या उस टाइम लोगों के क्या राय थे, मतलब क्या पब्लिक जो थी, पब्लिक का जो फीलिंग थी कि ये कैसी इन्होंने सोची है कि बिल्कुल शहर से बाहर जाके होटल बनाया है। यहाँ एक मेरे मित्र हैं, उनके फादर थे, वो कहा करते थे, कहते शहर इधर से शुरू होगा, एक टाइम आएगा। हाँ, उस टाइम रिंग रोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका एक्सप्रेसिव बनना है, इसका कुछ पता नहीं था किसी को भी, नथिंग। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ 95-96 की। तो ऐसे ही बैठे बैठे बोला, देखना एक दिन ना इधर से शुरू होगा आगरा। और ये हुआ, यही हुआ। आज आगरा इधर से शुरू होता है। उनकी डेथ हो गई, मेरे फ्रेंड है, उसके फादर थे। वो तो बहुत सुलझे हुए आदमी। और कंपनी में भी जो ऊपर मैनेजमेंट है, उनको पूरा कॉन्फिडेंस भी चलेगा ये, क्योंकि वो सेगमेंट जो ना कन्वेंशन सेंटर, हाँ जी, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट था। और तुम तो रहे हो, तुम देखा ही है, ऊपर वो बने हुए ट्रांसलेटर रूम्स। हाँ जी, वो अलग बात है, कभी यूज नहीं हुए उनको। हमने खाली वो जो यहाँ पे समिट हुई थी वाजपेयी और मुशर्रफ की, तो उस टाइम उनको रूम्स को हमने एक तरह से जो क्यू रूम है उस तरह से यूज़ किया था, ऊपर से देख के बताना वॉकी पे। हाँ जी, कि इसका स्टेट डिनर हुआ था। स्टेट डिनर जब यहाँ पे हुआ था, जब मुशर्रफ साहब यहाँ पे आए थे, तब वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो जो वो कमरे उस टाइम यूज हुए हैं, वरना वो बनाए गए थे ट्रांसलेशन के लिए भी। मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन होगा यहाँ पर, इक्विपमेंट लगेंगे। अच्छा, और अगर उस तरह की कॉन्फ्रेंस, विजन तो वही था भी उस तरह की कॉन्फ्रेंस आएंगी इंडिया में और यहाँ हुआ करेंगी।
तो उसमें फिर वो आपको ट्रांसलेटर चाहिए, उसमें सभी नेशनलिटी के लोग हैं, उनको सुनना है जो बोला जा रहा है। हाँ जी, हाँ उस ट्रांसलेटर वहाँ ऊपर से बैठ के नीचे देख सकता है हॉल में, वन साइड ग्लास लगा हुआ है उसमें, वन वे ग्लास है, तो उसमें देख के वो अपना बोलेगा वहाँ से, उसको भी सुन रहा है सारा, और वो बोल रहा है, जो हेडफोन उसके वालों ने पहन रखे हैं उनको सुन रहा है अभी वो क्या बोला जा रहा है स्टेज के ऊपर। हाँ, वो सब था, वो सब था, मतलब उसी हिसाब से बनाया गया था वो। तो हालांकि वो उसको कभी यूज़ नहीं कर पाए। उसमें प्रेस रूम था बहुत बड़ा। तो सर जब ये मतलब ये होटल आपने, जब आप इसके साथ जुड़े थे, ये होटल बना था, कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट, ऐसी कोई दिक्कत आई हो, या ऐसा कुछ आपका व्हाट यू टुक आउट ऑफ इट, यू नो, इन द एंटायर, आई वुड से एंटायर द कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ द होटल? कंस्ट्रक्शन बेस में बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो, और जहाँ पे जो लेबर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, वहाँ दिक्कत आती है लेबर मैनेजमेंट। अच्छा, मोस्टली लेबर में दिक्कत आती है। हाँ। तो उसमें यू हैव टू बी इन वेरी गुड अकॉर्ड विद द डिपार्टमेंट, प्लस जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ में आपका अच्छा सा कंधे में ला के चलने वाली बात होनी चाहिए। तो उसमें बेस्ट ये होता है कि कीप देम इन लूप, कुछ भी कर रहे हो आप, कुछ भी चल रहा है, कहीं कुछ भनक पड़ती है तो उनको बता के रखने में ये होता है कि अगर कोई मूवमेंट ऐसा हो जाता है जहाँ आपको उनकी रिक्वायरमेंट है तो दे आर हैंडी। तो अगर आपने बता के नहीं रखा हुआ तो अचानक से कुछ बोलेंगे तो कहेंगे भी तुमने तो बताया कुछ नहीं, क्योंकि जब वो आएंगे उनको कई चीज़ें पता लगेंगी जो आपने उस टाइम नहीं बताई। ठीक बात सर। कोई चीज़ सिमर रही है, आपने बताया नहीं उस टाइम, क्यों सिमर रही है आपने बताया नहीं, आपने शेयर नहीं किया उनके साथ। जब वो आएंगे तो पता लगेगा अभी यहाँ से शुरू हुआ था, ये जो आप देख रहे हो आज का बवाल ये यहाँ से शुरू हुआ था। तो उसमें फिर वो कहते हैं कि यार तुम तो हमें बताते कुछ नहीं हो। तो एक बार तो आपका काम कर देगा, लेकिन अगली बार थोड़ा सा खिंचाव आ जाएगा। लेकिन सर उसके बाद है ना, आप इस फेज के बाद आप इस होटल में एक एडिशनल जनरल मैनेजर के रोल पे भी काम कर चुके हो, आप एचआर देखते थे। हाँ, एचआर देखता था मैं। तो सर वहाँ लाइजनिंग से एचआर में जाना, वो आपको बिल्कुल एक अलग वो नहीं था, क्योंकि होटल की एचआर एंड लाइजनिंग, मैं बोलूँगा कि 20% तो कहीं ना कहीं जेल हो जाती है, बट 80% आई थिंक इट इज लिटिल बिट डिफरेंट। एम्पैथी अगेन, नथिंग एल्स। क्योंकि एचआर का कॉन्सेप्ट ही बड़ा अजीब सा है। लोग समझते हैं कि एचआर जो है स्टाफ का दुश्मन है, ये होना नहीं चाहिए। मतलब ये बात जानी ही नहीं चाहिए, नीचे परकुलेट नहीं होनी चाहिए स्टाफ में कि ये ऊपर जो बैठे हैं दुश्मन है। तो उसके लिए एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। अगर एम्पैथी आपके अंदर नहीं है, आप उस तरह के डील करते हैं तो नेचुरली रेपुटेशन यही रहेगी। तो मेरी कोशिश उस टाइम यही थी कि उनको लगे कि ये माई बाप बैठे हैं यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम जाके इनको बताओ। अब उसमें क्या होता है कि उस तरह की सिचुएशन में कई लोग फ्रॉड जो है वो भी आते हैं। हाँ, उसमें तो हर कोई एम्पैथी आप हर किसी के साथ तो नहीं कर सकते ना। उसमें फिर वहाँ पे आपकी जो है सिस्टम जो अंदर वाला जो पीछे बैक माइंड में जो चलता है वो आपको गाइड करता है, भाई ये इस तरह का आदमी है, इसको ये नहीं हाँ की जा सकती। अच्छा, वो आप बहुत एक्सपीरियंस के साथ पता लग जाता है कि इसको हाँ करनी है, इसको हाँ नहीं करनी। बिल्कुल। अब जैसे लेदर ने क्या किया, आप डिफरेंट ऑफिसर्स को मिल रहे हैं, हर एक का टेम्परामेंट अलग है। अब एसएसपी को मिल रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड ही कुछ और तरह की है, और एसएसपी अगर वो भीड़ में रह के आया हुआ है पहले, उसका माइंडसेट ही कुछ और हो जाएगा। दोनों तरह हो सकते हैं, वो थोड़ा कवर्ड भी हो सकता है और थोड़ा वो भी हो सकता है। हाँ, ठीक बात है। तो उसको कैसे हैंडल करना है भाई? आपका तो उससे कोई लेना देना नहीं उस तरह का नहीं है ना, आपने तो भीड़ में जाना नहीं उसके साथ, लेकिन वो वहां से कुछ लेके आया हुआ है, तो आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लेजन का सबसे बड़ा फंडा ये है कि अगर आप में पैशंस है, यू कैन स्पेंड टाइम विद द पर्सन, वही आपको लर्निंग देगा, वही आपको बताएगा भी इसको कैसे मैंने इसके साथ रिलेशन अपने सेट करनी है, और वो चीज आपके काम आती है। सबसे बड़ी बात सच। सर मेरे को अभी ध्यान है, आपने उसके बाद जो आगरा एक्सप्रेस वे है वहां भी आपकी इन्वॉल्वमेंट थी? वहाँ भी मेरे को शिफ्ट किया गया था, वहाँ भी मैंने। अच्छा, आगरा एक्सप्रेस वे है, बेसिकली रिटायर भी वहीं से, निकला भी वहीं से मैं। अच्छा, तो वहाँ पे क्या रोल था सर आपका? वहाँ भी ये लाइसेंस का था, लाइजनिंग का रोल। तो वहाँ भी आपने कुछ दिन काम किया था उसके अंदर? यस। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। सबसे बड़ी बात है कि जो ऊपर
बॉसेस थे बढ़िया मिले सारे, मैं दैट वे आई एम लकी। मालिक लोग भी बहुत बढ़िया मिले, इज्जत प्यार दोनों चीज़ें मिली उनसे, गाइडेंस मिली, कई चीज़ें सीखी हैं उनसे मैंने। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, नुक्ते होते हैं, वो आपकी वो जो सामने वाला है गॉड साहब, ही इज़ ए वेरी बिग इंस्पिरेशन। That's true. मेरे लिए नहीं, बहुतों के लिए हैं, बहुतों के लिए इंस्पिरेशन। और अभी भी जो एजिडिटी है, जिस तरह से वो काम करते हैं, आई मीन रिमार्केबल। भाई उनको ऊपर वाला लंबी उम्र दे, रिमार्केबल। No, sir. I mean, I have been associated with that company almost for 3 years, and I learned a lot. And as you said, very true. You know, he is और बहुत सीखने को true मिला, leader, true leader. बहुत सीखने को मिला है। वो कहते हैं ना कि कैरेक्टर ऑफ एनी इंडस्ट्री इज द लेंथ एंड शेडो ऑफ द मेन। That's true. वो जैसे हैं वैसे ही नीचे बनता है सारा। हाँ, ठीक बात है। वो कहते हैं ना, the fish always gets spoiled from the head. यस, राइट। मतलब अगर एक फिश का अगर यहाँ हेड खराब है, मतलब पूरी फिश वो खराब है, खराब हो जाएगी वो बेस वहीं से होता है। सो इफ ऑन हेड ऑन टॉप ऑफ एनी वर्टिकल any organization, if the head who is sitting on top of everyone, if something is wrong in there, it will affect the entire team. और क्या, वो भी परकोलेट होता है नीचे। Absolutely right, sir. तो सर आज हमारे व्यूवर्स हैं, यू नो, दे रियली वुड लाइक टू नो व्हाट यू वुड लाइक टू गिव देम ए पीस ऑफ एडवाइस। पहली चीज तो भाई कोई भी चैलेंज आता है घबराने का नहीं है। हाँ, चैलेंज इज पार्ट ऑफ लाइफ। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लर्न करके आगे चलते हैं तो नोबडी कैन डिफीट यू, देयर इज नो मैच। लर्निंग आपकी लगातार चलनी चाहिए, ये उसमें कहीं स्टॉप ओवर नहीं है कि आपने बोल दिया मैं सब सीख गया हूँ, मुझे सब आता है। किसी को भी कभी भी सब कुछ नहीं आ सकता, ये पक्का है। जिसको भी आप मिलते हो, ज़िंदगी में मिलते हो, वो आपसे कोई ना कोई एक या दो चीज़ें ऐसी जानता हो जो आपको नहीं पता होंगी। और अगर आप में एबिलिटी है तो वो जो दो चीज़ें उसको पता हैं, वो जो जानता है वो आप उसे निकाल लोगे, आप भी सीखोगे। और मैं तो यही मंत्र देता हूँ, देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। यस, ऑलवेज, इन एवरी इंडिविजुअल। बेसिकली कंपटीशन ना अपने आप से रखना चाहिए। You should challenge your capabilities. यस, जो मैं आज हूँ मैं कल नहीं रहूँगा, मुझे इससे कुछ अच्छा करना है। आज जो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ या जो मेरी आज सोच है, आई हैव टू इम्प्रूव ऑन इट। इसके ऊपर मुझे काम करना है, इसको और डेवलप करना है और अच्छा करना है। वेल सर, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट सेशन। आपसे आज जो बात हुई, आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। फॉर मी इट इज आल्सो प्लेजर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।